Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is NEET with Tanvi. I gave NEET 2024 and it was my second attempt. I took 1 year drop and I am currently expecting 670 plus marks. In today's video, we will be discussing about the chapter 20 of class 11th, locomotion and movement, and I'll be also telling you the shortcuts and the short tricks that I used, and I invented these by myself only, that helped me to memorize all the bones and each and every concept of this chapter. So do watch the video till the end. I know you will like it. And अकॉर्डिंग टू मी आप किसी भी चैप्टर को लर्न कर रहे हो, आप ऐसे लर्न करो कि एक बार में आपने उसको लर्न कर लिया. मतलब कि अगर आप सेकंड थर्ड टाइम एनसीईआरटी रिवीजन कर रहे हो, आपको लगेगा क्या है ये मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है. तो फर्स्ट टाइम में अच्छे से याद करो, सारी ट्रिक्स का यूज़ करके याद करो, वो बेस्ट है. ओके, सो बिगिनिंग विद द चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो दिस इज़ द PDF ऑफ माई एनसीईआरटी जो मैंने 11th 12th एंड मेरे ड्रॉप ईयर में यूज़ करी. तो हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे बायो के, वो मेरी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जो ऑलरेडी मार्क्ड है. और आप अपनी एनसीईआरटी को भी मेरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऐसा लाइन बाय लाइन मार्क कर सकते हो. जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही कर लो. मैंने अपनी एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें मार्क करी हैं सिर्फ उन्हीं लाइंस को पढ़ना है. उसके अलावा लाइक मैक्सिमम लाइंस वैसे भी मार्क्ड ही हैं, तो जो लाइंस मार्क्ड है उन्हें ही पढ़ना है. बाकी की लाइंस में सब फालतू की कहानियाँ ही हैं, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आप भी अपनी एनसीईआरटी को मार्क कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माई एनसीईआरटी, एंड दिस इज़ बेस्ट. आई नो दिस. ओके, सो स्टार्टिंग द चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो पहली चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. तो सिंपल डिफरेंस ये है कि अगर आप अपनी मसल्स का, अपनी बोन्स का यूज़ करके कोई भी मूवमेंट कर रहे हो लाइक दिस, देन दिस इज़ मूवमेंट. बट अगर जो आपकी मूवमेंट है इट इज़ लीडिंग टू चेंज इन योर पोजीशन, चेंज इन योर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ओरिजिन जो आपने पहले ही कंसिडर कर लिया है, देन दैट इज़ लोकोमोशन. तो एक ऐसा ही है, तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है जो बच्चों को भी पता होता है. सिंपल डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अगर चेंज इन प्लेस हो रहा है देन दैट इज़ लोकोमोशन. सो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. हमें पता है अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है. सारी मूवमेंट्स उसके अंदर ऐसे ही होती है, सीडोपोडिया फॉर्मेशन होता है. So it is also a simple form of movement only. Then movement results in a change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion. जब क्या हो, change in place or location. Then locomotory structures need not be different from those affecting other types of movement. अगर आप locomotion कर रहे हो with the help of your legs कर रहे हो, आप legs से और भी action कर सकते हो, तो structure same हो सकते हैं and होते भी हैं. Then in paramecium, cilia helps in the movement of food through the cytopharynx and in locomotion as well. जैसे paramecium होता है ना ऐसे से करके, एंड उसके ऊपर ऐसे सीलियाज होते हैं. तो यहाँ पे मान लो यहाँ से इसको इनटेक करना है. सो सीलियाज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड टू दिस स्पॉट, एंड सीलिया ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ paramecium ऑल्सो. सो पैरामीशियम हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. उससे पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा का. थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है किसका, हाइड्रा का. हाइड्रा के अंदर होते हैं टेंटिकल्स. हमने पढ़ा था जब हमने देखा था रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, बडिंग. सो हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स. अब जो टेंटिकल्स हैं वो हाइड्रा को हेल्प करते हैं इन द कैप्चर ऑफ इट्स प्रे एंड ऑल्सो इन लोकोमोशन. मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑर्गन animals vary with their habitats and the demand of the situation. वो तो ऑब्वियस है ही. कभी आपको चलने की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं चलोगे. सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अमोइबिड, सीलियरी एंड मस्क्यूलर. अमोइबिड हम पढ़ेंगे हमारे जैसे जितने भी फैगोसिटिक सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस हो गए उनके अंदर. सीलियरी जैसे फलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, हमारे ब्रोंकाई हो गए उसके अंदर. एंड मस्क्यूलर तो हमारी हैं स्केलेटल, स्ट्राइटेड एंड द स्मूथ मसल्स लाइक स्केलेटल, स्ट्राइटेड, स्केलेटल स्लैश स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड द कार्डियक मसल्स. You can call it skeletal or striated both because they are striated in their appearance, जो अभी हम आगे पढ़ लेंगे.
सो सबसे पहले हमारी आ जाती है अमोइबिड मूवमेंट, जो हमारी होती है मैक्रोफेजेस के अंदर, ल्यूकोसाइट्स के अंदर, जो हमने पढ़े थे। ये अभी हम पढ़ेंगे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर है उसके अंदर टाइप्स ऑफ ये WBCs में ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। तो मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, अमोइबिड मूवमेंट, सीडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमोइबिड मूवमेंट। ये माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी जो हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसके अंदर। तो वहाँ पे हम इंडिविजुअली फंक्शंस पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल ये होता है, माइक्रोफिलामेंट की क्या होता है। सो माइक्रोफिलामेंट का अभी याद कर लो कि माइक्रोफिलामेंट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। हैंड सेल के अंदर जो थोड़ी बहुत और मूवमेंट चल रही होती है उसके अंदर भी हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। देन सीलियरी मूवमेंट्स, इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स विच आर लाइन्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया एज इन ट्रेकिया, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। Then comes our muscular movement, limbs, jaws, tongue, contractile property of muscles. Locomotion requires a perfect coordinated activity of musculoskeletal and the neural system. क्योंकि मसल्स चाहिए, मस्कुलर हो गया, स्केलेटल बोन्स चाहिए, न्यूरल वही तो सिग्नल्स लेके जाएंगी, वापस लेके आएंगी। देन कम्स मसल्स। उससे पहले वी हैव अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट जिसे हम फोर्थ कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ फ्लैजुलर। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट दे देते हैं, पहली बात तो जितनी भी स्टेटमेंट्स मांगने हैं मेरी NCERT में, आपको उन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि आपके एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको तो याद होगा कि हाँ ये जो स्टेटमेंट थी ये यहाँ पे थी, ऐसा इस पेज में, ऐसा नीचे तो थी कहीं कोने में थोड़ी सी। तो अब अगर एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट उठ के आ जाती है तो फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 ही है, बट एक्चुअली 3 नहीं है। अभी हमने देखा है फ्लैजुलर भी है, बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है एग्जैक्ट तो फिर आप 3 ही दोगे आंसर, वरना आपको पता है कि हाँ एक फ्लैजुलर भी होती है। तो ना थोड़ा इसका ना थोड़ा स्टेटमेंट का होता है कि कौन सी स्टेटमेंट में क्या लिखा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ लिखा है और आप वहीं पे 2-3 पेज आगे जाके देखो वो चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई, तो वो ना स्टेटमेंट का ही होता है कि आपको स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए कि वो 2-3 पेज पहले वाली स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, 2-3 पेज बाद वाले की। तो वो जो छोटी सी लाइन है ना प्रीवियस पेज पे 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट वाली, उसको एज इट इज़ याद कर लो। अगर आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट है, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कितने आते हैं, वो उससे एकदम सिमिलर मैच कर रही है, देन 3 है। बट अदरवाइज फ्लैजुलर भी है जो हमें स्पर्म्स में देखने को मिलती है। सो सीलिया एंड फ्लैजुला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजुलर मूवमेंट स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे फर्स्ट हमारे यही है स्पॉन्जेस। देन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लेना, ठीक है, यूग्लेना जिनके पास पेलिकल होता है उनके लोकोमोशन में, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर एकदम जैसे पैरामीशियम नहीं होता उसके ऊपर सीलिया होता है, वैसे यूग्लेना क्या भी रहता है। देन मसल इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसको मैंने कैसे याद कर रहा था, M फॉर मसल इज M फॉर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन कौन सी चीज़ें मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, लाइक हार्ट, मसल्स एंड नोटोकॉर्ड, ये तीनों NCERT में मैंशनड है। तो मसल्स तो यहीं पे हमें पता चल गया। एंड याद कैसे करेंगे, M फॉर मसल्स एंड M फॉर मीजोडर्मल, दो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नोटोकॉर्ड को कैसे याद करेंगे, N एंड M ऑलवेज कम टुगेदर, MNOP। सो मसल्स आर मीजोडर्मल एंड नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो मीजोडर्मल। मसल्स क्यों है, बिकॉज MM, नोटोकॉर्ड क्यों है, बिकॉज MNN साथ में आते हैं। एंड देन योर हार्ट। अब हार्ट मीजोडर्मल क्यों है, क्योंकि आप देखो जो हार्ट है क्या कहते हैं, हार्ट है तो हमारी बॉडी के एकदम ऐसा एक्सिस पे है, बीच में है। वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्टेड है, बट वैसे है तो बीच में ना, वो बीच में है। और बीच में कौन सी लेयर होती है, मीजोडर्म, लाइक वी हैव आउटर एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हार्ट भी बीच में, और बीच में कौन सी लेयर होती है, मीजोडर्म। सो हार्ट इज़ ऑल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन।
Then about 40 to 50% of the weight is constituted by the muscles only. So 40 to 50% of a body weight is due to muscles. Excitability, contractility, extensibility and elasticity are all the property of muscles, because of which they are able to contract and relax. Location, appearance and nature of the regulation of their activities. We have three type of muscles: skeletal or striated, जो मैंने पहले कहा था, then visceral or the smooth or the unstriated muscles, and third type we have the cardiac muscles. So skeletal, closely associated with the skeletal components and are striped in appearance. Those skeletal muscles are also known as striated muscles because these are striated in appearance. Like they have dark band, then light band, dark band and light band. तो ये जो है ये striations होते हैं. Their activities are under voluntary control of the nervous system. Then visceral muscles, inner walls of hollow visceral organs like alimentary canal, reproductive tract. Like अभी hollow ही तो है, हमारी gut है, क्या है, ट्यूब है, अंदर से तो hollow ही है. So inner walls of hollow visceral organs, visceral मतलब smooth, inner walls of hollow visceral organs like alimentary canal, reproductive tract do not exhibit any striations. तभी ये हम इन्हें visceral या smooth muscles कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई striations नहीं है. These are plain. Smooth in appearance, not under voluntary control. Involuntary muscles है, ये अपना काम करती रहती है. आपकी गट जो है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, क्या आप करा रहे हो? नहीं, वो तो पूरे टाइम होती रहती है, खुद से होती है. तो इसलिए विसरल मसल्स आर इनवॉलेंटरी. Transportation of food through the digestive tract and gametes to the genital tracts, because both are hollow visceral organs. And then the third type of muscles are cardiac muscles, and cardiac is the word which is used for heart, like we say cardiologist. So cardiac is the word which is used for heart. The cardiac muscles are found only in the heart. कहीं नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ हार्ट में मिलेंगी. एंड हार्ट अभी हम पढ़ के आए, इट इज mesodermal in origin. Then the only type of muscles which are branched are cardiac. तो cardiac muscles are also branched and these are also striated. जैसे skeletal में होती है striations, वैसे इनमें भी होती है. But these are involuntary in nature. अब हमारा हार्ट भी खुद बीट करता है, हम तो नहीं कराते, as the nervous system does not control their activities directly. Then skeletal muscle. अब हम पढ़ेंगे skeletal muscles, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पढ़ना locomotion, and वो तो फिर हमारी muscles हो गई. skeletal जो हमारे skeletal components of body मतलब bones हो गई, उनके साथ closely associated है. So skeletal muscles, each skeletal muscle is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called the fascia. अब यहाँ पे once I was solving MCQs and यहाँ पे मुझे एक चीज़ में confusion हुई थी. वो क्या हुई थी? MCQ था कि जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, फैस्किया कहते हैं कि फैसिकल्स कहते हैं. तो मुझे कन्फ्यूजन हो गई, मैंने कह दिया फैसिकल्स, बट फैसिकल्स इज़ नॉट द कनेक्टिव टिश्यू लेयर. द कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज़ नोन एज फैस्किया. फैसिकल्स आर मसल बंडल्स. ही यहाँ पे भी जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या कहा है कि जो मसल बंडल्स हैं हम उन्हें फैसिकल्स कहेंगे, बट जो बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है दिस इज़ फैस्किया. सो रिमेंबर, fascicle मतलब muscle bundle and connective tissue layer is fascia. Each muscle bundle contains a number of muscle fibers which are also known as myofibrils. These are muscle fibers or the muscle cells. Then each muscle fiber is lined by sarcolemma enclosing the sarcoplasm. So sarcolemma is the plasma membrane, sarcolemma is the plasma membrane, sarcoplasm is the cytoplasm. So sarcolemma is the plasma membrane, sarcoplasm is cytoplasm, and ये हो गई blood capillary. So this is diagrammatic cross sectional view of a muscle showing muscle bundles and muscle fibers. Muscle fiber is a syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei. तो basically जो skeletal muscles है, skeletal muscles में हम कहते हैं structural syncytium होता है because these are multinucleated. बट कार्डियक मसल्स में भी आप पढ़ोगे कि उसके अंदर होता है फंक्शनल सिंसीशियम, बिकॉज इनके पास होती है इंटरकालेटेड डिस्क जिसकी हेल्प से मसल, जब हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, वो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं. तो अगर स्केलेटल मसल की बात चलेगी, अगर स्केलेटल मसल की बात चलेगी तो हम बोलेंगे इनके पास होता है
स्ट्रक्चरल सिंसीशियम। क्यों? बिकॉज दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो कार्डियक मसल्स हैं इनके पास होता है फंक्शनल सिंसीशियम। क्यों? क्योंकि इनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जिसकी वजह से जो मैसेजेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द हार्ट टू द अदर एंड। So, muscle fiber is a syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei. It is multinucleated. Sarcoplasmic reticulum मतलब endoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum is the storehouse of calcium ions, and calcium ions play a very vital role in muscle contraction. Without calcium ions muscle contraction नहीं हो सकता. So calcium ions कहाँ पे stored होते हैं? Sarcoplasmic reticulum में. Characteristic feature presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. These are parallelly arranged filaments. Each myofibril has alternate dark and light bands on it, जिसकी वजह से striated appearance आती है. And अब ये जो dark light bands हैं कुछ तो किसी चीज़ के तो ये बने हुए होंगे ना. So these are made up of two important proteins which are actin and myosin. ठीक है. देन द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन नोन एज द आई और द आइसोट्रॉपिक बैंड. अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है कि हाँ लाइट है तो एक्टिन, ठीक है. अब इसको कैसे आप याद करोगे कि एक्टिन और एक्टिव थोड़ा सेम साउंड नहीं कर रहे. आप एक्टिन बोलो और एक्टिव बोलो तो थोड़ा सेम से नहीं लग रहे. तो अब आप सोचो कि ज़्यादा एक्टिव कौन होगा. कोई इंसान जो लाइट एंड वेट हो वो ज़्यादा एक्टिव होगा. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे लर्न करने के लिए इसको कर रहे हैं कि कोई इंसान एक्टिव है तो मतलब वो ऐसा एकदम फिट होगा तो वो उसका वेट भी कम होगा. तो कौन हो सकता है? लाइट बैंड. क्योंकि अगर कोई पर्सन पतला है तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइट एंड वेट है. तो इसलिए एक्टिन मतलब एक्टिव कौन होगा? जो लाइट एंड वेट है. तो मतलब ये लाइट बैंड है. अब इसको याद कैसे करना कि हम इसे आई बैंड बोलते हैं. तो एल एंड आई अगेन लुक सिमिलर. एनसीईआरटी में तो दोनों को बना भी एकदम सेम रखा है देखो. सो एल एंड आई लुक सिमिलर. सो द लाइट बैंड इज नोन एज द आई और द आइसोट्रॉपिक बैंड एंड द डार्क बैंड कॉल्ड द ए और द एन आइसोट्रॉपिक बैंड. तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमारे पास है एक लाइट वेट, हमारे पास है एक लाइट एंड एक डार्क बैंड, ठीक है, जिसे आप हैवी भी बोल सकते हो. जो लाइट बैंड है दिस इज़ द आई बैंड. आई है, आप इसको आइसोट्रॉपिक भी बोल सकते हो, ठीक है. अब ये किसका बना है? एक्टिन का बना है. क्योंकि हमने इसको कैसे याद करा है? एक्टिव से. कि कोई इंसान एक्टिव कौन होगा? जो लाइट एंड वेट होगा, ठीक है. कोई इंसान एक्टिव कब होगा? जब वो लाइट एंड वेट होगा. तो इसलिए एक्टिन मतलब एक्टिव एंड एक्टिव मतलब लाइट एंड वेट एंड एल एंड आई लुक सिमिलर. देन द डार्क और द हेवी बैंड इज नोन एज द ए बैंड. तो ऑब्वियसली जब ये आई बैंड हो गया तो अब ये वापस से आई तो हो नहीं सकता, तो मतलब ये ए ही होगा. एंड दिस ए बैंड इज ऑल्सो नोन एज द एन आइसोट्रॉपिक बैंड. एंड अभी किसका बना है? अब क्योंकि एक्टिन यहाँ हो गया तो इसमें ऑब्वियसली मायोसिन ही होगा. तो इस चीज़ ये जो सिंपल सी चीज़ है बस इसको याद करना है कि हमारे पास है लाइट बैंड जिसको हम आई बैंड और आइसोट्रॉपिक भी कह सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड इसको हम याद कैसे करेंगे? एक्टिव से. अब जब हमने एक को याद कर लिया तो अब दूसरे का तो हमें पता चल ही गया कि जो अब चीज़ रह गई वही दूसरे में आने वाली है. तो एक का याद करो दूसरा अपने आप हो जाएगा. So the dark or the heavy band is the A band, also known as anisotropic, and it is made up of myosin filament. So both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibril. Like if this is the myofibril तो इसकी longitudinal axis ये होगी ना lengthwise, तो ये ऐसे arranged parallel to each other and also to the longitudinal axis. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments. Thin and thick filament. In the center of each eye band is an elastic fiber called the Z line which bisects it. तो पहले हम इसको डायग्राम में देखते हैं. See, ये जो है this is myosin, ठीक है, this is myosin. Then
दिस इज़ एक्टिन, ओके, दिस इज़ एक्टिन। अब ये जो हमारा रीजन है जहाँ पे मायोसिन है, ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बैंड। अब हमारा कुछ रीजन ऑफ दिस मायोसिन फिलामेंट विल बी ओवरलैप्ड बाय द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, जैसे ये ओवरलैप्ड है। नाउ द रीजन of the myosin filament that is not overlapped by the thin filaments is known as the H zone or the Hensen's zone. The line that bisects this H zone is known as the M line, and it is a thin fibrous membrane. It is a thin fibrous membrane. Then that region of the muscle fiber in which there is only actin, see, in this region there is only actin and no myosin. This region is known as the I band. Then the line that bisects this I band is known as the Z line, and Z line is an elastic fiber. तो इसको याद रखना है, इसलिए मैंने मेंशन की है। M line is a thin fibrous membrane and Z line is an elastic fiber, क्योंकि नीट में से छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। Then the most important thing over here is this region between two Z lines is known as the sarcomere, and sarcomere is the functional unit of muscle contraction. जो muscle contraction होता है वो sarcomere की वजह से ही होता है, तो इसको बस याद रखना है। सी, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, ये जो है ये है हमारा मायोसिन, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है मायोसिन। Now this is that region of myosin जहाँ पे thin filament भी है, and this is the region जहाँ पे thin filament नहीं है। तो ये जो middle portion है ये हो गया H zone। अब H zone में ये आपको क्या दिख रही है, ये H zone में ये हमें दिख रही है M line। उसके बाद ये जो हमारा region है ये डार्क है, ठीक है, ये डार्क है और ये लाइट है। दैट मीन्स ये क्या है, आई बैंड है, एंड ये जो आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है दिस इज़ जी लाइन। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू जी लाइंस दिस इज़ सार्कोमियर। तो बस ये ही है और कुछ नहीं है। तो हम कहाँ पे थे, सी, actin filaments are thinner as compared to the myosin filament, so these are also known as thin and thick filament. In the center of each eye band is an elastic fiber called the Z line which bisects it. The thin filaments are firmly attached to the Z line. The thick filaments in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called the M line. Portion of the myofibril between two successive Z lines, the functional unit of contraction called the sarcomere. In a resting state, the edges of thin filaments on either side of thick filament partially overlap. See, ये partial overlap कर रहे हैं. So in a resting state, the edges of thin filaments on either side of thick filament partially overlap the free ends of the thick filament, leaving the central part of the thick filament. The central part of thick filament not overlapped by the thin filament is known as the H zone or the Hensen's zone, named after the scientist. And ये जो diagrams होते हैं ना NCERT में, इनके नीचे जो लिखा होता है उसको भी ध्यान से पढ़ा करो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटमी ऑफ मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर, लाइक ये तो ऐसा एक्चुअल की मसल का ही है ना रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सार्कोमियर। देन कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमने एक्टिन पढ़ा, मायोसिन पढ़ा, अब हम इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे होता कैसे है। तो पहले हम इसको डायग्राम में समझते हैं। जो एन एक्टिन, थिन फिलामेंट, मायोसिन, मोनोमर, मीरोमायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन के अंदर होते हैं तीन कंपोनेंट, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफेक्टिन। सबसे पहले आता है एफेक्टिन। जो एफेक्टिन है, जैसे डीएनए नहीं होता, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एफेक्टिन का भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये हो गया हमारा एफेक्टिन, ठीक है। मतलब ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा गोल गोल में जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा ना कि ऐसा गोल गोल, तो उसमें ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो आप लोगों को ना हो इसलिए मैंने ये लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो हमारे होते हैं एफेक्टिन। अब एफेक्टिन है तो उसके अराउंड, लाइक हमारे दो एफेक्टिन होंगे तो उसके अराउंड ऐसा दो ट्रोपोमायोसिन रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसा लंबा एफेक्टिन, ठीक है, अगर मान लो ये हमारा हो गया एफेक्टिन, तो इसके अराउंड लंबे लंबे
दो ट्रोपोमायोसिन भी रन कर रहे होंगे एंड दो होंगे डीएनए की तरह। एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, अब इसके ऊपर आ जाएंगे बीच बीच में ट्रोपोनिन, जैसे ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये बीच बीच में आ जाएंगे। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हो ट्रोपोनिन के अंदर कितने यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। उसमें हमें नहीं जाना, हमें बस अभी एक चीज़ आएगी रिलेटेड टू कैल्शियम इन ट्रोपोनिन, बस वही पढ़नी है। उसके अलावा हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 3 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्यों है, कुछ नहीं। तो एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। देन कम्स हमारा मायोसिन। मायोसिन के अंदर ये क्या हो गई, ये हो गई टेल, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट मीरोमायोसिन। अब ये जो है ये हो गई क्रॉस आर्म, जिसमें हमारा आ गया हेड, एंड दिस इज़ नोन एज द शॉर्ट आर्म। एंड दिस क्रॉस आर्म, कंप्लीट क्रॉस आर्म विद द हेड एंड द शॉर्ट आर्म इज़ नोन एज हेवी मीरोमायोसिन। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं लर्न कर दी थी, मुझे कन्फ्यूजन किस चीज़ में हुई ये याद करने में कि इनमें से एक्टिन बाइंडिंग साइट कौन सी है, एटीपी। क्योंकि अगर ऐसा एग्ज़ाम में आ गया कि हाँ आप ये डायग्राम है इसमें बताओ, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसको मैंने कैसे याद करा, इसको ढंग से सुनना, ध्यान से सुनना, कान खोल लो अपने। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होगा कि जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हो गया ये हमारा एक्टिन, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज एक्टिन एंड दिस इज मायोसिन। तो अभी हम आगे क्या देखेंगे कि ये जो हमारा मायोसिन और एक्टिन है, इनको आपस में करना होता है बाइंड। तो अब अगर मायोसिन जाके एक्टिन से बाइंड कर रहा है, एक्टिन आके मायोसिन से बाइंड कर रहा है, ये कहाँ पे बाइंड करेंगे, ऑब्वियसली एक्टिन बाइंडिंग साइड पे ही करेंगे। अब आप एक बात बताओ, ये जो है ये जैसे हमारा मायोसिन नीचे, एक्टिन ऊपर आके बाइंड कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि हमारा मायोसिन ये है, एक्टिन यहाँ है टेढ़ा, ऐसा तो नहीं होने वाला। एक्टिन आएगा ऊपर आएगा, क्योंकि एक्टिन सीधा है, फ्लेक्सिबल थोड़ी है एक्टिन की, हाँ ऐसा मुड़ तोड़ के हाँ एडजस्ट करके आ जाएगा। बट आप एक बात बताओ, जो हमारा एटीपी है, ठीक है, जो हमारी एटीपी है वो तो छोटी सी है ना, वो तो एडजस्ट करके यहाँ पे भी जा सकती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्टिन है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, तो जो ऊपर वाली साइड है वो हो जाएगी एक्टिन, क्योंकि इसको ऐसा का ऐसा जाके बाइंड करना है एक्टिन से। तो ऊपर वाली हमारी हो गई एक्टिन, और जो एटीपी है वो तो छोटी सी है, वो तो कहीं भी जा सकती है, तो वो तो यहाँ भी आ जाएगी। तो इसलिए ऊपर वाला एक्टिन है, नीचे वाला एटीपी है, फिर कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसको ऐसे याद कर लो। एंड अब इसमें भी पूरा यही है। एक्टिन थिन फिलामेंट, 2 फिलामेंटस एफेक्टेंस हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, जैसे डीएनए का हेलिक्स होता है। पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोब्यूलर एक्टिन, अब जो हमारे एक्टिन एंड मायोसिन है बोथ आर पॉलीमर, सो एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन्स, लाइक ये जो हमने देखे ना छोटे छोटे, these are globular actins. Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the effectins throughout its length. तो मैंने बोला था
बाय द CNS वाया मोटर न्यूरॉन। तो जो CNS है इसने मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया एंड ये जो मोटर न्यूरॉन है ये सिग्नल लेके गया कहाँ पे, मसल के पास। अब मान लो कि ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, ये मसल के पास सिग्नल लेके गया तो ऑब्वियसली मसल की कुछ तो मेम्ब्रेन होगी उसके पास लेके गया। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द CNS वाया मोटर न्यूरॉन। सो CNS ने सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन लेके जा रहा है मसल के पास। मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन है, जो मसल का जोन सा भी पार्ट है हमारा मोटर न्यूरॉन के कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, दिस विल टुगेदर कंप्राइज द मोटर यूनिट। Junction between the motor neuron and the sarcolemma plasma membrane of the muscle fiber is known as the neuromuscular junction or the motor end plate। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा पास में आएगा तो ये जो है ये हो जाएगा क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine. So acetylcholine is a neurotransmitter. Acetylcholine is a neurotransmitter which generates an action potential in the sarcolemma. So the action potential then spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा CNS है इसने सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन को और कहा जाओ मसल तक ले जाओ। जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल ला रहा था मसल तक। अब मसल का वो पार्ट जो इस मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में है वो बना लेगा साथ में क्या, मोटर यूनिट। एंड ये जो साइट ऑफ कॉन्टैक्ट है दिस इज़ नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। अब जब मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल ला रहा था उसने वो इस जो भी मसल का पार्ट उसके कांटेक्ट में उसको दे दिया तो वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ। अब जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इससे हुआ रिलीज़ ऑफ कैल्शियम। बट कैल्शियम का रिलीज़ क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी हमें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का रिलीज़ इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रोपोनिन था उसकी 3 सब यूनिट थी, उसकी एक सब यूनिट ने एक्टिन पे जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट थी उसे मास्क कर रखा था मतलब कि उसने उसको छुपा रखा था, मायोसिन एक्टिन से जाके नहीं मिल पा रहा था। तो अब क्या हुआ, कैल्शियम की वजह से वो जो मास्किंग थी वो हटी और अब मायोसिन एक्टिन आपस में जुड़ पाएंगे। तो ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे ये जो पूरा हुआ उसका। तो इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या हुआ, हमारा था CNS ने बोला मोटर न्यूरॉन को जाओ मेरा सिग्नल लेके जाओ, किसके पास, मसल के पास। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहा है मसल के पास। अब मान लो कि ये हो गया मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन जो है वो पूरी मसल के कॉन्टैक्ट में तो नहीं होगा। सो टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द मसल विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन वी कैन कॉल इट अ मोटर यूनिट। एंड ये जो जंक्शन है लाइक ये जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, वी कैन से द पॉइंट ऑफ मीटिंग, ठीक है, द पॉइंट ऑफ मीटिंग, दिस इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोटर न्यूरॉन मसल के पास लेके आया सिग्नल जो भी CNS ने भेजा। अब यहाँ पे रिलीज़ हुआ किसका, एसिटाइलकोलिन का। एसिटाइलकोलिन क्या है, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसने क्या किया, इसने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या हुआ, रिलीज़ हुआ कैल्शियम आयंस का। ये कैल्शियम आयंस ने क्या किया, अनमास्किंग करी एक्टिन की, जो किसने कर रखी थी, ट्रोपोनिन ने। तो अब क्योंकि अनमास्किंग हो गई है तो अब एक्टिन एंड मायोसिन आपस में मिल पाएंगे ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो,
तो यही सिग्निफिकेंस है इस पूरी थियोरी का। लाइक सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन है, बस इसको याद करना है। याद नहीं इसको लाइक ऐसा देखो कि हाँ ठीक है, अब CNS ने सिग्नल मोटर न्यूरॉन को दिया, उसके बाद क्या ही हो सकता है, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो मसल के पास ही लेके जाएगा। तो ये है। सो नाउ कमिंग बैक, हमारा ऑलवेज रिमेंबर एसिटाइलकोलिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, बिकॉज मैंने एक बुक में MCQ देखा था, उसमें सिंपल यही पूछा था कि एसिटाइलकोलिन क्या है। सो इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर which generates an action potential in the sarcolemma. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm. Increase in calcium levels lead to the binding of calcium with a subunit of troponin on the actin filament and thereby remove the masking of the active site for myosin. Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक्टिन था, मायोसिन था, यहाँ पे आया ATP, ठीक है, एक्टिन था, मायोसिन था, यहाँ पे आया ATP आया, तो यहाँ पे हुआ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। लाइक सिंपल, जब एक्टिन के ऊपर एक्टिन की अनमास्किंग हुई तो एक्टिन एंड मायोसिन आपस में मिल गए एंड उससे बन गया क्रॉस ब्रिज, एंड दिस इज अ मायोसिन हेड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। देन स्लाइडिंग और रोटेशन होगा जिसके अंदर की मायोसिन इंटैक्ट रह रहा है, मायोसिन यहीं पे था, ये अभी भी यहीं पे है, बट स्लाइडिंग किसकी हुई, एक्टिन की हो गई, इधर स्लाइड कर गया एक्टिन। देन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ATP रिलीज हो गया वापस। सो स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। देन myosin pulls the attached actin filament towards the center of the A band. G line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. Okay. Contraction, I bands get reduced, A bands retain their length. तो अब यहाँ पे reduce किसकी हुई एंड सेम किसकी रही, हम ये देखते हैं। तो जो हमारा A बैंड है वो तो सेम ही रहा, A बैंड हमेशा सेम रहेगा बिकॉज इट इज़ अ थिक बैंड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज़ बहुत हैवी होती है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। अब जो हमारा A बैंड है वो थिक बैंड है, क्योंकि वो थिक है तो वो हैवी भी होगा, तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए किसकी लेंथ सेम रह रही है, जो हमारा A बैंड है उसकी लेंथ सेम रह रही है, क्योंकि वो हैवी बैंड है उसको हिलाना मुश्किल है, तो उसकी लेंथ सेम रह रही है क्योंकि हम उसको हिला ही नहीं पा रहे। लेंथ रिड्यूस किसकी हो रही है, जो हमारा लाइट बैंड है, जो आई बैंड है उसकी लेंथ हो गई रिड्यूस। अब उसी से एसोसिएटेड है सार्कोमियर, उनकी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, अगर ये हमारा मायोसिन है थिक फिलामेंट और ये हमारे थिन फिलामेंट्स है, ये यहाँ अगर आ रहे हैं तो बीच में जो हमारा H जोन था वो भी तो छोटा हो गया, तो H जोन की भी रिड्यूस हो गई। देन एंड इन सम केसेस H जोन कम्प्लीटली वैनिश आउट भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड सिचुएशन में। So A bands retain their length. The myosin releasing the ADP and inorganic phosphate goes back to the relaxed state. A new ATP binds and the cross bridge is broken. Then C. Sliding filament theory of muscle contraction, movement of thin filaments and the relative size of the I band and the H zones. तो ये हमारी Z लाइन है, मिडल को इन्होंने इंटैक्ट रखा है, ठीक है, मिडल जो Z लाइन है इसको इन्होंने इंटैक्ट रखा है। देन हमारी ये वाली जो Z लाइन्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो के यहाँ आ गई हैं, एंड दिस इज़ द मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स स्टेट का कंपैरिजन बेसिकली। तो देखो जब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तब भी H जोन था, बट मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन है तो H जोन नहीं है, ठीक है। एंड जो हमारा थिक फिलामेंट है उसकी लेंथ हमेशा सेम ही रह रही है, क्योंकि जो थिक फिलामेंट है वो थिक है इसलिए वो हैवी, एंड हैवी चीज़ को मूव करना बहुत डिफिकल्ट था तो वो हो ही नहीं पाया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, सी मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन बेसिकली है क्या, टॉकिंग अबाउट मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट एंड समहाउ इट इज़ रेड इन कलर, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स विच, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स, द रेड एंड द वाइट फाइबर्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मसल्स, द रेड एंड द वाइट फाइबर्स। अब हम यहाँ पे एक एक करके चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन इनके अंदर होता है हाई एंड इनके अंदर होता है लो। बिकॉज ऑफ द हाई मायोग्लोबिन कंटेंट दीज आर रेड इन कलर, द रेड फाइबर्स आर रेड इन कलर एंड द वाइट फाइबर्स हैव लो मायोग्लोबिन कंटेंट बिकॉज ऑफ विच दीज आर वाइट ऑफ लाइक ऐसा पेल इन कलर। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। अब आप एक बात बताओ कि जो रेड फाइबर्स हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा है, मतलब कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है
वो भी तो हाई ही होगा। अब इस ऑक्सीजन कंटेंट का ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करा लेंगे, तो इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं वो भी हाई ही होते हैं। अब इनको हम अगर हम ऐसा विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन देखें तो ये होती है एरोबिक, एंड जो हमारे वाइट फाइबर्स हैं ये होते हैं एनएरोबिक। तो ये बेसिकली आई एम टेलिंग यू द डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज जब मैं याद कर रही थी तो मेरे को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। देन टॉकिंग अबाउट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आप एक बात सोचो कि जो हमारे वाइट फाइबर्स हैं इनका सब कुछ तो हमने लो कर दिया, इनको हमने एनरोबिक भी कह दिया, तो इनको बुरा तो लग रहा होगा ना। अब यहाँ पे जो हमारे रेड फाइबर्स हैं उनके पास ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत काम कर रहे हैं, तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वाइट फाइबर्स में हाई है एंड रेड में लो है। इसको आप ऐसे याद करो सिंपल कि जो हमारे वाइट फाइबर्स है इनको हमने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे हर जगह लो है, यहाँ पे तो इवन एनारोबिक है, तो इनको कहीं पे तो खुश करना पड़ेगा कि ये हैप्पी हो, तो इसलिए हमने जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट है वो यहाँ पे हाई रखा। अब ऑब्वियसली यहाँ हाई है तो यहाँ लो ही होगा, अपोजिट करना है, तो दिस इज़ अ सिंपल डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ पे भी यही है। Process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament, causes the return of Z lines back to their original position, that is the relaxation. The reaction time of the fibers can vary in different muscles. वो तो करता ही है, डिफरेंट एनिमल्स में भी वैरी करते हैं तो मसल्स में तो करेगा ही। देन मसल contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin, high in some of the muscles, which give a reddish appearance, red fibers, plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production, but these have less sarcoplasmic reticulum and are known as aerobic muscles. Very less quantity of myoglobin, appear pale or whitish. White fibers ये second type है यहाँ से. Number of mitochondria are also few in them. Amount of sarcoplasmic reticulum is high, depend on anaerobic process for energy. Thank you everyone. If you like my video, please like and subscribe my channel and do share this video with your friends जो NEET 2025 देंगे, and the part 2 of this video जिसके अंदर पूरा chapter complete हो जाएगा will be uploaded very soon, and उसके बाद I'll also upload a video regarding the questions of this chapter. So wait till then and do subscribe my channel. Thank you.